डैड, और कितना दूर है नया घर? तकरीबन 1.5 घंटा सोकर उठने पर भी सफर जारी देखकर नैन्सी ने चिढ़कर पूछा। बस बेटा, थोड़ा सा और सफर। चार्ली ने मुस्कुराते हुए वही जवाब दिया जो वो 4 बार पहले दे चुका था। 2 घंटे से यही कह रहे हैं, नन्ही नैन्सी ने खफकी से कहा। तो चार्ली उसकी खफकी से फूले चेहरे पर झुंझलाहट देखकर मुस्कुरा गया। नैन्सी को अपने डैडी के आए रोज के तबादलों और सफर से शदीद चिढ़ थी, मगर फिर भी हर 6 माह बाद उसे ये नागवार सफर करने ही पड़ते थे। अभी भी उसकी नाराजगी चेहरे से जाहिर हो रही थी और इस पर डैडी की हंसी ने उसे और चिढ़ाया था। वो झुंझला कर चेहरे पर टेडी बियर रखते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लो भाई नैन्सी, हम पहुंच गए। एक खूबसूरत से घर के सामने गाड़ी रोककर चार्ली ने पिछला दरवाजा खोला और नैन्सी के चेहरे से टेडी बियर हटाया तो वो रो रही थी। नैन्सी, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? वो बेहद परेशान हो गया था और आगे बढ़कर उसे उठा लिया। नैन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप हैं नए पड़ोसी? उन्हें सामान समेत घर के सामने देखकर मिस्टर जैक करीब आ गए और खुशी खिलाकी से पूछा। जी हाँ, मैं हूँ चार्ली ब्राउन। चार्ली ने भी खुशगवार लहजे में जवाब दिया और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं हूँ जैक सीनियर, ऑस्टन में खुशामदीद। आपसे मिलकर अच्छा लगा जैक। मुझे भी अच्छा लगा। क्या ये सामान रखवाने में मैं मदद कर दूं? जैक बिलाशुबा अच्छा पड़ोसी था। चार्ली ने मदद लेने से इनकार नहीं किया था। कुछ ही देर में वो सब सामान समेट कर इकट्ठे लंच कर रहे थे। वैसे एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने? लंच के दौरान जैक ने अचानक पूछा। हाँ जरूर। आप अकेले हैं और आपके साथ छोटी सी बेटी है, फिर भी इस घर में रहने आ गए हैं, क्या मतलब है इस बात का? आप नहीं जानते क्या, यहाँ पहले भी आप जैसा एक सिंगल पेरेंट जॉन नैन्सी की उम्र के बेटे एडम के साथ रहने आया था और फिर 2 हफ्ते बाद ही एडम की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। जॉन सदमे से पागल हो गया। वो कहता था कि उसका बेटा सीढ़ियों से फिसला नहीं बल्कि इस घर के आसेब ने उसे धक्का दिया है। सब लोगों ने उसे सदमे का असर समझा, मगर फिर भी दोबारा किसी ने यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद से अब इस घर में आप आए हैं, उसने सनसनीखेज अंदाज में बताते हुए चार्ली के सर पर बम फोड़ा था। क्या मतलब? मुझे तो किसी ने इस बारे में नहीं बताया। अच्छा, परेशान ना हो आप। वैसे भी मुझे लगता है कि जॉन को सदमा लग गया था, क्योंकि उसके अलावा किसी ने कभी यहाँ कोई गैर मर्रई सरगर्मी नहीं देखी। वो पहले उसे डरा कर अब तसल्ली दे रहा था। चार्ली ने नागवारी से उसे देखा और फिर जैक को गुड बाय बोलने तक उसका मूड खराब ही रहा। नैन्सी का मूड अब कुछ बेहतर हो गया था, मगर अब भी वो खामोश थी। चार्ली समझ रहा था कि आए रोज घर बदलने पर इस पर बुरा असर पड़ रहा था। वो एक स्कूल में बमुश्किल एडजस्ट होती और कोई दोस्त बनाती तो साथ ही वो जगह छोड़नी पड़ जाती थी, मगर वो भी मजबूर था। रात को नैन्सी को सुलाते हुए उसने फैसला किया था कि इस बार वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ से जल्दी ना जाना पड़े। उन्हें ऑस्टन में शिफ्ट हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। नैन्सी का नया स्कूल भी शुरू हो चुका था, मगर इस बार उसने कोई नया दोस्त नहीं बनाया था। कुछ दिन बाद चार्ली नैन्सी की स्कूल टीचर मिस मारिया के कमरे में मौजूद था। मिस मारिया ने चार्ली से पूछा, ये एक ज़हीन और सुलझी हुई बच्ची है, लेकिन इस उम्र में इसका इस तरह सबसे अलग थलग रहना और किसी भी खेल में हिस्सा न लेना इसकी जहनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है मिस, वो बस ज़रा कम गो है और इस जगह नई है। कुछ वक्त गुजरेगा तो सबसे घुल मिल जाएगी। चार्ली अंदर ही अंदर परेशान तो हुआ था, मगर उसने नैन्सी की टीचर के सामने लहजा हमवार रखा। इन 2 हफ्तों में नैन्सी ने सवाए स्कूल के सबक सुनाने के अलावा किसी भी क्लास फेलो से एक लफ्ज भी नहीं कहा और ना ही किसी से कोई बात की। क्या यह आपको नॉर्मल लगता है? मैंने कहा ना मिस मारिया कि यह महज नई जगह की वजह से है। मैं उससे बात करूंगा। आपकी फिक्रमंदी का शुक्रिया। चार्ली वैसे ही नैन्सी के रवैये पर परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी हर किसी से घुलने मिलने वाली बच्ची थी। ऊपर से मिस मारिया की चिरा, वो भी नागवारी से बोलते हुए उठ खड़ा हुआ था। नैन्सी, सरप्राइज! चार्ली आज जल्दी घर आ गया था। नैन्सी सामने ही नजर आ गई थी, जो हाथ में रुई से बना बड़ा सा सेंटा वाला खिलौना लिए लॉन में झूले पर बैठी थी।
वो आजकल इसी के साथ खेलती ही नजर आती थी। चार्ली के पूछने पर उसने बताया कि ये उसे स्टोर रूम से मिला था और वो एक असली सेंटा था, जिस पर चार्ली महज मुस्कुरा दिया। डैडी, आप आज इतनी जल्दी? नैन्सी उसे देखकर हैरान हुई। आज डैडी काम को छुट्टी देकर जल्दी आ गए हैं ताकि अपनी गुड़िया के साथ बाहर जा सके और इसकी फेवरेट बार्बी मूवी देख सके। उसने नैन्सी को झूले से उठाकर कहते हुए उसे गुदगुदाया। पर डैडी, आज मुझे सेंटा के साथ खेलना है, कल चलेंगे। नैन्सी ने खिलौने की तरफ देखते हुए जवाब दिया। चार्ली को हैरत का झटका लगा। नैन्सी और बाहर जाने से इनकार कर दे? लेकिन बेटा, डैडी को आज ही वक्त मिला है ना, कल बहुत सा काम होगा। तो कोई बात नहीं, आप काम करें, जब आपका काम खत्म हो जाए हम तब चले जाएंगे। नैन्सी ने आराम से कहा और सेंटा की टोपी दुरुस्त करने लगी। गुड बाय डैडी। नैन्सी? चार्ली उसे हैरत से देखता रह गया, मगर वो उसकी गोद से उतरकर घर के अंदर चली गई। कुछ तो बात थी, मगर क्या? नैन्सी का बर्ताव बेहद अजीब होता जा रहा था। वो उसे बार बार जगह की तब्दीली का रद्द-ए-अमल समझ रहा था, मगर अब उसे लग रहा था कि इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत थी। वो नैन्सी के पीछे ही उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा, अंदर से आती मध्यम बारीक आवाज पर चौंक कर रुक गया। ये नैन्सी की आवाज नहीं थी। सेंटा, नैन्सी दोस्त, हमेशा दोस्त। नैन्सी बस सेंटा की दोस्त, बस सेंटा के साथ खेलेगी। गौर करने पर चार्ली को यही अल्फाज समझ आए थे। हाँ हाँ सेंटा, नैन्सी बस सेंटा की दोस्त, बस सेंटा के साथ खेलेगी। अब की बार नैन्सी की आवाज आई। चार्ली मजीद ना रुक सका और दरवाजा खोल दिया। सामने दिखाई देने वाले मंजर ने उसकी होश उड़ा दिए। नैन्सी जिस सेंटा से बात कर रही थी वो वही रुई से बना खिलौना था, मगर इस वक्त वो रुई का बना सेंटा जीती जागती हालत में मौजूद था और नैन्सी के पास बैठा उसकी ड्राइंग में रंग भर रहा था। चार्ली को देखते ही वो साकित हुआ और दोबारा खिलौना दिखाई देने लगा, मगर चंद लम्हे पहले कानों सुनी बात और आंखों देखे मंजर को चार्ली वहम नहीं समझ सकता था। अचानक उसके जहन में आसेब वाली बात लहराई। वो भागकर नैन्सी के बेड तक आया और सेंटा वाले खिलौने को परे फेंककर नैन्सी को उठा लिया। डैडी, आपने मेरे दोस्त को मारा। नैन्सी जोर से चिल्लाते हुए मचलकर उसकी गोद से उतरी और सेंटा की तरफ भागी। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है नैन्सी, यहाँ आओ। चार्ली ने जबरदस्ती नैन्सी को पकड़कर रोका जो सेंटा को उठाने जा रही थी। छोड़े मुझे, आप बिल्कुल अच्छे डैडी नहीं हैं, आपने इसे मारा। वो उस वक्त जिस कदर गुस्से वाला रद्द-ए-अमल दिखा रही थी उसने चार्ली को और डरा दिया। ये नैन्सी नहीं थी, ये जरूर इस सेंटा वाले खिलौने में मौजूद आसेब का असर था। नैन्सी, मेरी गुड़िया, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी, आप वापस जाएं अपने काम पे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चिल्लाकर कहते हुए नैन्सी ने चार्ली के हाथ पर काटा और भागकर सेंटा को उठा लिया। इससे पहले कि चार्ली दोबारा उसे छीनकर फेंकता, उसी वक्त सेंटा दोबारा खिलौने से जीता जागता सेंटा बन गया। नैन्सी, यहाँ आओ, इसे फेंको। मेरा बेटा ये आसेब है, तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। चार्ली कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, सेंटा नैन्सी के सामने आ गया। नैन्सी, सेंटा दोस्त, तुम जाओ जाओ। वो बारीक सी आवाज में बोला, तुम इसके दोस्त नहीं हो, चलो हटो। चार्ली ने गुस्से से उसे उठाकर पटक दिया और नैन्सी को उठाकर मुड़ा तो अजीब मंजर देखा। सेंटा की सुर्ख पोशाक की सफेद फर सुर्ख हो रही थी। उसे वाकई चोट लगी थी। देखते ही देखते सेंटा की भूरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, मगर वो खामोश खड़ा घूर रहा था। चलो नैन्सी, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। चार्ली ने बुखलाए लहजे में कहते हुए नैन्सी को उठाया और उसका बैग समेटते हुए बाहर निकलने लगा। तुम बस अकेले जाओ, नैन्सी सेंटा की दोस्त है, वो कहीं नहीं जाएगी। सेंटा की बारीक गुस्से से चुभती आवाज चार्ली के कानों में पड़ी तो वो और तेजी से बाहर की तरफ भागा, मगर उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। उसने बहुत कोशिश की आगे बढ़े, मगर यूं लगता था जैसे किसी ने उसके कदमों को बांध दिया हो। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की तो उसके कदम आजाद हो गए, यानी वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं सेंटा, नैन्सी का दोस्त। तुम और दोस्त,
मैं जान क्या हूँ, तुम वही आसेब हो जिसने एडम को मारा था, मगर मैं तुम्हें नैन्सी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। सैंटा एडम को नहीं मारा। सैंटा बारीक आवाज में जोर से चीखा और फिर उसने हवा में हाथ हिलाया। चार्ली उड़ता हुआ दीवार से टकराया। उसने दूसरा हाथ हिलाया और नैन्सी हवा से ही आराम से जमीन पर उतर आई। चार्ली बुरी तरह दीवार से टकराकर नीचे गिरा। उसका सर फट गया और सफेद शर्ट खून से सुर्ख हो गई। नैन्सी ने जैसे ही उसे जख्मी देखा, वो चीखती हुई उसकी तरफ भागी। डैडी! उसने जख्मी चार्ली को जमीन से उठाने की कोशिश की। नैन्सी! चार्ली डूबती आवाज में बोला। नैन्सी, पीछे हटो। सैंटा की बारीक आवाज में शदीद गुस्सा था। एडम सैंटा का दोस्त था, उसने कहते हुए फिर से हाथ उठाया और चार्ली उछलकर दोबारा दीवार से टकराया। इस बार उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ था और वो ज़र्ब की शिद्दत से तकरीबन नीम बेहोश हो गया। नैन्सी जोर से चीखने लगी थी, मगर सैंटा की आंखों से शोले निकल रहे थे और उसका सफेद चेहरा स्याह पड़ रहा था। एडम ने नए दोस्त बनाए, सैंटा को छोड़ दिया। ये कहते हुए उसने फिर से हाथ उठाया और चार्ली हवा में बुलंद हुआ। इससे पहले कि वो हाथ घुमाता और चार्ली फिर से दीवार से टकराता, नैन्सी आगे बढ़ी और जोर से सैंटा को धक्का दिया। तुम बहुत बुरे सैंटा हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरे डैडी को मारा है। वो हिचकियों से रोते हुए चार्ली की तरफ भागी। नैन्सी, सैंटा दोस्त! सैंटा का गुस्सा थोड़ा कम पड़ रहा था, मगर नैन्सी चार्ली को पुकारते हुए होश में लाने की कोशिश कर रही थी। डैडी, डैडी उठे, प्लीज डैडी! उसके झिंझोड़ने और रोने की आवाज सुनकर चार्ली कराया। नैन्सी, तुम ठीक हो ना? वो कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ और नैन्सी को सीने से लगाया। हम यहाँ नहीं रहेंगे डैडी, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो बेहद खौफजदा थी और उस तरफ देख भी नहीं रही थी जहाँ सैंटा खड़ा था। हाँ नैन्सी, हम जाएंगे बेटा। चार्ली ने खौफजदा नजरों से खामोश खड़े सैंटा की तरफ देखा और नैन्सी का हाथ थामे डरते डरते उसके करीब से गुजरा। सैंटा के वजूद में कोई हरकत नहीं थी। फिर वो गिर गया और खिलौना बन गया। चार्ली ने हैरत से उसे देखा और फिर जल्दी से सब सामान समेटकर किसी को भी बिना कुछ बताए गाड़ी में बैठा। उसका हुलिया बेहद डरावना हो रहा था और चोटें शदीद दर्द दे रही थी, मगर उसके जहन में एक ही बात थी कि नैन्सी को यहाँ से दूर लेकर जाना था, वरना वो आसेब उसे भी एडम की तरह मार देता। अगले आधे घंटे में ऑस्टन की हदूद से बाहर निकलकर उसने सुकून का सांस लिया और मोहब्बत से नैन्सी की तरफ देखा, जो रोते रोते थक कर अब खामोश एक तरफ सर झुकाए बैठी थी। उस वक्त भी उसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे। रिलैक्स नैन्सी, वो बहुत पीछे रह गया है और डैडी है ना, कुछ नहीं होने देंगे अपनी गुड़िया को। चलो सो जाओ तुम, हम बहुत जल्द अपने घर में होंगे। चार्ली ने उसे तसल्ली देते हुए उसके माथे पे बोसा दिया। अपने घर? मम्मी वाले घर? नैन्सी की आंखें चमक उठी। हाँ वहीं, अब हम वहीं रहेंगे, कभी कहीं नहीं जाएंगे। चार्ली के लहजे में अज़्म था। नैन्सी के चेहरे पर खुशी फैल गई थी। आज पहली बार उसे सफर से चिढ़ नहीं हो रही थी और वो चहकते हुए रास्ते के खूबसूरत मनाजिर देखते हुए मुसलसल बातें कर रही थी, जबकि चार्ली मुस्कुरा रहा था। भले ही वो हादसा खौफनाक था, मगर वो दोनों बाप बेटी साथ और सलामत थे, इसके लिए यही काफी था। उसने अपने घर के पोर्च में गाड़ी रोकते हुए गहरा सांस लिया और इत्मीनान से आंखें मूंद ली। नैन्सी बहुत खुश थी। एक तो वो अपने पुराने घर वापस आ गई थी और दूसरा उसे अपने वो भूरे बालों वाली खूबसूरत खोई हुई गुड़िया भी मिल गई थी, जो उसे उसकी मम्मा ने पिछली से पिछली सालगिरह पर तोहफे में दी थी। इसके बाद तो वो दुनिया से चली गई थी। ये उनका नैन्सी के लिए आखिरी तोहफा था। चार्ली उसे सुलाकर अभी अभी अपने कमरे में आया तो वो फिर से उठकर बैठ गई और गुड़िया उठा ली। हेलो मीराबेल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था, तुम कहाँ खो गई थी? उसने गुड़िया से शिकवा किया। हेलो नैन्सी, मैंने भी तुम्हें मिस किया, गुड़िया बारीक सी आवाज में बोली तो नैन्सी उछल पड़ी। तुम बोल सकती हो मीराबेल? उसकी आंखें हैरत से चमकी। हाँ, मैं बोल सकती। नैन्सी मीराबेल दोस्त। गुड़िया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। यस, नैन्सी मीराबेल दोस्त। नैन्सी ने खुशी खुशी गुड़िया का हाथ थाम लिया। गुड़िया की आंखें सुर्ख होकर पुरस्कार अंदाज में चमकने लगी।